So let's say good afternoon to all of you. आज से हम लोग एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा या समझना चाहूंगा, ठीक है, कि मान लो एक बड़ा सा ऐसा लंबा ब्लॉक रखा है और एक छोटा सा ब्लॉक रखा है, एक एकदम ही फ्लैट रखा है। तीनों का मास m। बड़े वाले ब्लॉक के एकदम टॉप पे, एकदम एज पे हमने F फोर्स लगाया। इसके हमने मिडिल में F फोर्स लगाया और इसके हमने ऑलमोस्ट बॉटम में F फोर्स। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं। क्या लगता है आपको बड़े वाले ब्लॉक में क्या क्या हो सकता है? चलो फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन भी मान लिया हमने, फ्रिक्शन भी है यहाँ। सबका सेम है फ्रिक्शन, सबका फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो म्यू ही। क्या क्या पॉसिबिलिटी है मोशन की, इस 1 में, इस 2 में और इस 3 में? पॉसिबिलिटी क्या है? बड़ा वाला गिर सकता है। कैसे गिर सकता है? ऐसे लुढ़क के, आप यहाँ फोर्स लगाओगे तो हो सकता है ऐसे लुढ़क जाए, राइट? यही बोलना चाह रहे हो ना? तो ये हो सकता है लुढ़क जाए, ठीक है। यानी कि अच्छा, मान लो अब मैं एक रॉड लिया हूं, पतली सी रॉड ली, सपोज करो इसका मास भी है, और इस पे मैंने टॉप पे फोर्स लगाया। अब 4 केस हो गए आपके पास। क्या क्या हो सकता है? कैसा कैसा मोशन पॉसिबल? पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में, चौथे केस में, कैसा कैसा मोशन पॉसिबल? बताओ। एक्सेलरेटेड मोशन इन राइट, सबके केस में एक्सेलरेटेड मोशन होगा राइट में, राइट? रॉड भी गिर जाएगा, रॉड को भी अगर ऊपर लगाएंगे तो रॉड भी गिरेगा, ठीक है। इधर से ऐसे लुढ़क के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम आ रही? मास तो सबका एम है। आप में से कितने लोग हैं जो बचपन में या अभी नॉर्मली भी चलते समय गिरे हैं? आप में से कितने लोग हैं चलते चलते गिर जाते हैं, पत्थर आ जाता है, कुछ आ जाता है, राइट? हम लोग चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, अचानक हमारा पाँव किसी पत्थर से टकरा गया तो हम गिर जाते हैं, या आगे की तरफ हमें झटका लगता है। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है सबके साथ ये एक्सपीरियंस तो हुआ ही होगा कभी ना कभी। सभी के साथ ये एक्सपीरियंस कभी ना कभी हुआ ही होगा। बोलो, हुआ है कि नहीं हुआ? तो ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे पाँव पे झटका लगता है तो हमारी ऊपर की बॉडी, कमर के ऊपर की बॉडी जो होती है हमारी, वो आगे आ जाती है, राइट? हमारे पाँव पे झटका लगता है तो हमारे कमर के ऊपर की बॉडी जो होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक चीज तो क्लियर है कि द साइज ऑफ बॉडी मैटर्स फॉर मोशन, ठीक है। देखो यहाँ पे सारी चीजें जो हैं वो आपको शायद इनके रीजन नहीं पता,
लेकिन इतना आपको आंखों से देख करके समझ में आ रहा है कि बहुत यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो चांसेस हैं कि ये टॉपल कर जाए, लुढ़क जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो नहीं, ये नहीं लुढ़केगा। ठीक है, यहाँ पे लगा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं लुढ़केगा। आप सबने फॉर्मूला वन रेसिंग का नाम सुना है? किसने किसने सुना फॉर्मूला वन रेसिंग? अगर आप उनकी कार को देखोगे तो वो जमीन से ऑलमोस्ट चिपकी हुई होती है, राइट? अगर आप उनकी कार को देखोगे तो वो जमीन से ऑलमोस्ट चिपकी हुई होती है। ठीक है, बॉडी क्लियरेंस जिसको ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं बहुत कम होता है, या जितनी भी फास्ट कार्स होती हैं। जैसे फेरारी हमारे इंडिया में नहीं चलती, हमारी रोड कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जहां हम फेरारी को चला सकते। क्यों? क्योंकि फेरारी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे कार के मॉडल हैं, हायर मॉडल हैं, जो हमारे इंडिया में नहीं आते बिकॉज हमारी रोड कंडीशन वैसी नहीं है। हमारे इंडिया में वो गाड़ियां चलती हैं जिनके रोड ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, राइट? हमारे इंडिया में वो गाड़ियां चलती हैं जिनका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस मतलब बॉडी या चेसिस और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस। अब जितनी महंगी गाड़ियों में जाओगे आप, बीएमडब्ल्यू, जो इंडिया में भी जो चल रही है, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, इनको देखना, इनके ग्राउंड से क्लियरेंस जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। सीडैन की हम लोग बात करें तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्या करने की कोशिश की जा रही है? तो देखो, आपको आंख से भी अंदाजा लग रहा है कि यार ये मेरी बॉडी जो है ना, ये टॉपल कर सकती है। ये रॉड तो पक्का, अगर एकदम टॉप पे फोर्स लगाएंगे। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि मैं रॉड को धक्का मार के आगे करूं पर रॉड गिरे ना, तो मुझे क्या करना होगा? ये कौन बताएगा? देखो, आप लोग कह रहे हो कि सबसे नीचे फोर्स लगाओ, सबसे नीचे फोर्स लगाओ तभी वो गिर जाएगा। ठीक है, आपको सेंटर में कहीं फोर्स लगाना है। आपको सेंटर में कहीं फोर्स लगाना पड़ेगा। आप सब पैदल चलते हो? आप में से किसको किसको पैदल चलना आता है? हैंड रेस करके बताओ। आर यू श्योर आप सबको पैदल चलना आता है? अभी भी देखो, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस नहीं किया, मतलब उन्हें डाउट है उन्हें पैदल चलना आता है नहीं। ध्रुव अरोरा, अर्पित कुमार जेना, जय संधू, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पैदल चलने का जय का है। पैदा होते ही थोड़ी चलने लगा होगा, एक आध डेढ़ साल तो लगा होगा, 14 ईयर्स होगा। तो 14 ईयर्स का होगा, यस, एक साल के बाद ही चलना सीखे होगे ना। अब आप देखो, जब आप पैदल चलते हो तो जब आप राइट लेग आगे की तरफ बढ़ाते हो तो लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जाता है। सही बोल रहा हूँ क्या? या हम राइट लेग आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो लेफ्ट हैंड आगे की तरफ जाता है, क्या होता है? अगर ना पता हो तो चल के देख लो, उठ के जरा सा आजू बाजू में। अगर आप राइट लेग आगे बढ़ाओगे तो लेफ्ट हैंड आगे जाएगा या पीछे जाएगा? सारे लोग बोल रहे हो 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस, अब जवाब देना है हमें। ना, हैंड अपनी जगह पे नहीं रहेगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कम हिले, ज्यादा हिलना तो जरूरी है।
कम हिलेगा ज्यादा हिलेगा ये डिपेंड करेगा आपके बॉडी वेट पे, हिलना जरूरी है, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये चीजें एक चीज तो डिफाइन करती है कि फॉर मोशन शेप मैटर्स, ठीक है, शेप के हिसाब से ही फोर्स मैटर करेगा। और आपका यस, राइट लेग आगे जाएगा तो लेफ्ट हैंड आगे जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। राइट लेग आगे जाएगा तो लेफ्ट हैंड भी आगे जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। हिलना जरूरी है, भले हल्का ही हिले, 2 डिग्री हिले, लेकिन हिलना जरूरी है, ठीक है। सबका अलग अलग रहेगा, है ना, ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट, तो सबका अलग अलग होगा सिस्टम, राइट। बट ये चीजें हो क्यों रही है, देखो ये रियल लाइफ सिचुएशन है, ये चीजें हो क्यों रही, क्योंकि आपका जो सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का सिस्टम, या अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम डिफाइन करूं जिसके अंदर में बहुत आपकी बॉडी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, राइट। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब मेरा सिर अलग है, सिर की बनावट अलग है, ठीक है, उसका शेप अलग है। मेरे हाथ अलग है, उनकी बनावट अलग है, उनका शेप अलग है। पाँव अलग है, उनका डिजाइन अलग है, उनका शेप अलग है, ठीक है। टॉर्सो अलग है, टॉर्सो का डिजाइन अलग है, शेप अलग है। तीन ही चीजें होती है ना हमारे बॉडी में, हेड, टॉर्सो एंड लिम्स। तो हेड, टॉर्सो एंड लिम्स, इन ये तीन चीजें मिल करके हमारी एक कंप्लीट बॉडी बनाती है। तो ये तीनों क्या है, मेरे पार्टिकल्स हैं, एक कंप्लीट सिस्टम, व्हाट वी कॉल अ बॉडी, राइट। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अगर आप मोशन एक साथ हो, इसका मतलब अगर आप इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल पार्टिकल को एक रिजिड बॉडी बनाते हो, ठीक है, अगर आप कभी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल को एक रिजिड बॉडी बनाते हो, तो दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल will behave as a combined mass, ठीक है, and this mass will have a geometrical concentration, ठीक है। अब समझो क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग ये बोल रहे हैं कि भैया मेरा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हर चीज का डेफिनेशन, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर हाइट, आप अपनी हाइट कैसे बताते हो, कितनी बताते हो नहीं पूछ रहा हूं मैं, कैसे बताते हो पूछ रहा हूं, ध्यान रखना। सपोज आपकी हाइट है 5 फीट, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ डू यू मेजर 150 सेंटीमीटर, हाउ डू यू मेजर 150 सेंटीमीटर, फ्रॉम योर टिप टू टो, है ना, पांव से लेकर के सिर तक की हाइट, राइट। एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड को आप रेफरेंस जीरो लेवल ले रहे हो। तो मैंने पहले ही बताया फिजिक्स में जो भी होगा वो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होगा। रेफरेंस सिस्टम डिजाइन करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो हमने एक रेफरेंस सिस्टम ले लिया, क्या लिया रेफरेंस सिस्टम, कि भैया मेरा पांव जो है वो 0 0 ओरिजिन पे है और उसके रेस्पेक्ट में मेरे सिर का हाइट है, राइट। तो हमारे पास मान लो बहुत सारे पार्टिकल हैं सिस्टम में, एक है M1, एक है M2, एक है M3, राइट, M4, और इन सबका ओरिजिन से कुछ तो डिस्टेंस होगा। भाई आपके सिर का अलग है, आपके पैर का अलग है, ठीक है, आपके लिम्ब का अलग है, टॉर्सो का अलग है, हेड का अलग, राइट। सपोज करो ये डिस्टेंस जो है ये है R1, R2, R3, R4, राइट। बात समझने की कोशिश करो, आ रही बात समझ में, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, जब आपकी बॉडी पे फोर्स लगता है, ठीक है, जब आपकी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगता है, ऐसा होता है कभी कि आपकी बॉडी जो है, आपका सिर मूव करके चला जाए और बाकी बॉडी पीछे छूट जाए। सपोज करो किसी ने आके आपके सिर पे धक्का दिया पीछे से, तो आपका सिर आगे निकल गया और आपकी बाकी बॉडी पीछे छूट गया, ऐसा तो नहीं होता। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब ये है कि वी आर हैविंग डिफरेंट मासेस, बट दीज मासेस आर समहाउ इंटरकनेक्टेड एंड दिस विल मूव टुगेदर, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, ठीक है, डिफरेंट मासेस
different masses connected together and will move together as a rigid body, right? जितने भी मास हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो एज अ रिजिड बॉडी मूव करेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब एक चीज और समझते हैं। सपोज करो कि अगर मान लो आपके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, ठीक है, इफ आई से, ये मेरा ओरिजिन, इफ आई से कि आपका अब मैं बोलता हूं कि मेरा ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, मुझे एक सिंगल मास, राइट, अब अगर मान लो आपकी बॉडी पे फोर्स लग रहा है अलग अलग, आप अपनी बॉडी का फोर्स का एनालिसिस कैसे करोगे? हेड का मास अलग है, लिम्स का अलग है, टॉर्सो का अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तब हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे जिसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होगी? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन होगी अ जियोमेट्रिकल पॉइंट at which entire mass of system of particles is concentrated, ठीक है। हमने एक ऐसा पॉइंट इमेजिन कर लिया, ठीक है, हमने एक ऐसा पॉइंट इमेजिन किया जहां पे मेरी पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको हम बोलेंगे उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमारी नाभि के ऊपर होता है, नेवल, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है हमारी नेवल पे होता है, राइट, नाभि पे होता है, ठीक है। व्हेन अ न्यू बेबी बॉर्न, ठीक है, आप में से पीसीबी वाला है कोई, बायोलॉजी वाला कौन कौन है? तो बायोलॉजी वालों को ये चीज पता होगी कि व्हेन अ न्यू बेबी बॉर्न, ठीक है, उसका जो कनेक्शन होता है मदर के साथ में वो नेवल के थ्रू होता है, कनेक्टेड होता है, राइट। सो वो जो हमारा नेवल है हमारी बॉडी का, वो हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली है क्या? सेंटर ऑफ मास इज अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें। सेंटर ऑफ मास नथिंग बट अ जियोमेट्रिकल पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं मेरा वजन मान लो 70 किलो है, तो 70 किलो मेरी नाभि के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। उसको मैं अपना सेंटर ऑफ मास बोलूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सिर का मास अलग नहीं है, ये हमने एक कॉन्सेप्ट दिया, दिस डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, ऐसा सही में नहीं होता है। लेकिन हमें क्यों डिफाइन कर रहे हैं? अदरवाइज हम मोशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कभी भी बॉडी, हम बॉडी के मोशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे बॉडी के मोशन को डिफाइन? क्योंकि हमारी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ही लीनियर मोशन करती है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया आपका? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा यहां से? ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज m1r1 plus m2r2 and so on divided by m1 plus m2 plus m3 and so on।
अगर सपोज करो XCM लेते हैं हम लोग, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो r मतलब क्या है, r वेक्टर है, आपको पता है क्या होता है, xi प्लस yj, ठीक है। तो XCM क्या हो जाएगा मेरा, m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। YCM क्या हो जाएगा, m1y1 प्लस m2y2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। कितने लोगों के स्कूल में ये सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट हो चुका है खत्म, फटाफट एंट्रेस करके बताओ, फटाफट से बताओ कितने लोगों के स्कूल में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। किसी के स्कूल में नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी होगा यार, आप लोगों को ग्रेविटेशन रोटेशन हो चुका है, सेंटर ऑफ मास तो वही होगा। जल्दी जल्दी बताओ। अर्पित का हो गया, दिव्यांश का हो गया, और बाकी लोग ये सुनना ही छोड़ दिया, स्कूल वाले क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी कोई है क्या यहाँ पे जिसे सुनना ही छोड़ दिया कि स्कूल वाले क्या पढ़ाते हैं, ऐसा कौन कौन है। मतलब कितने लोग स्कूल में नहीं हुआ सेंटर ऑफ मास, चलो वो लोग एंट्रेस करो। कुछ लोग ऐसे हैं दोनों में हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने स्कूल में सुनना छोड़ दिया, क्या पढ़ाई हो रही है। चलो, तो देखो समझ में आया आपको। आप सेंटर ऑफ मास को समझो कि होता क्या है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे एक लोकेशन है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब बहुत सारे मासेस का कॉम्बिनेशन, राइट। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब है बहुत सारे मासेस का कॉम्बिनेशन। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, एक लोकेशन, और लोकेशन मतलब एक पोजीशन, और पोजीशन हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। पोजीशन हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो बाय डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास आपका क्या बोलता है, बाय डेफिनेशन आपका सेंटर ऑफ मास बोलता है कि अगर मेरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बहुत सारे मासेस हैं, सबका अपना अपना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एक पोजीशन है, तो ऐसा एक इमेजिनरी पोजीशन, ये एक्चुअली रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कैलकुलेशन में है खाली, ऐसा एक इमेजिनरी पोजीशन, राइट। भगवान ने थोड़ी ना हमारी ह्यूमन बॉडी बनाते समय हमारे नाभि के ऊपर ठप्पा मार के भेजा है कि आपका सेंटर ऑफ मास है, राइट। ऐसी एक इमेजिनरी पोजीशन जहां पे उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, जहां पे उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब आपका सवाल, तो हमने कैसे डिफाइन किया, पहले इसको वेक्टर में डिफाइन किया, आर वेक्टर, आर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये आर सी एम क्या है, तो ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या होता है, एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या। अब देखो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, काफी टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे अपने आप क्लियर होना चाहिए, राइट। अब सवाल ये उठता है कि आप मेरे से एक चीज पूछ सकते हो कि सर आपको कैसे पता कि ये फॉर्मूला यही होना चाहिए, या किताब में अगर ये लिखा है तो ऐसा ही क्यों, राइट। अगर किताब में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही क्यों, राइट। अब एक चीज आप समझने की कोशिश करो, सपोज करो कि आपका जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं बोलूं यार मेरी इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, इसकी वेलोसिटी v4 है,
और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। हमने एज्यूम किया, मेरा एक सिस्टम है, अब वो क्यों चल रहा है v1 वेलोसिटी से मुझे नहीं पता, फोर्स लगा होगा, क्या होगा वो मुझे नहीं ध्यान दे, मुझे इतना पता है कि मेरे सारे मासेस कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मोमेंटम ऑफ ईच मास must be equal to momentum of total mass? भाई मोमेंटम सेम होना चाहिए ना, यही चीज मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई अगर मैं आपकी बॉडी पे फोर्स लगाऊं, आपको कोई सिर पे धक्का मारे, तो इसका मतलब ये थोड़ी थोड़ी होता है कि मेरा सिर आगे निकल जाएगा और बाकी बॉडी वहीं रह जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप धक्का कहीं भी लगाओ आपकी बॉडी को, ठीक है, आपकी बॉडी क्या होगी, एक ही वेलोसिटी से रन करेगी, आपका सिर जिस वेलोसिटी से आगे जाएगा आपका पांव भी उसी वेलोसिटी से आगे जाएगा, आपका टॉर्सो का पोर्शन, आपका पेट भी उसी वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो जो इंडिविजुअल मोमेंटम है क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही तो होगा, राइट। और आप m1 v1 क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, v1 आपका क्या हो जाएगा, dr1 बाई dt, d2 क्या हो जाएगा आपका, dr2 बाई डी एंड सो ऑन is equal to m1 plus m2 and so on dr center of mass by dt। देखो ये सारे dt 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 कैंसिल होंगे, तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेट करके, क्या आएगा ये आर सी एम इज इक्वल टू m1r1, ठीक है, इसके आगे वेक्टर लगा देना बेटा, प्लस m2r2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही होगा सेंटर ऑफ मास, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अब अगले लेवल की चीज पे हम जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, राइट। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, ये थोड़ा सा अगले लेवल की चीजें हैं। क्या समझ में आया क्या होता है सेंटर ऑफ मास, जल्दी से बताओ। देखो फिजिक्स की पढ़ाई के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जितना ज्यादा आप डिस्कशन करोगे उतना आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बेटर होते जाएंगे। फिजिक्स पूरा डिस्कशन का चीज है, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करो, उसके बाद प्रॉब्लम का डिस्कशन करो, ठीक है, थोड़े दिन में प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खुद से बनने लगती है, अदरवाइज ये फिजिक्स आपको डराएगी, ठीक है, फिजिक्स जो है आपको ये डराएगी। हाँ, ये देखो ये पोजीशन इमेजिनरी नहीं है, मतलब इमेजिनरी इन द सेंस ये कैलकुलेटिव, कैलकुलेट करके हम निकालते हैं इसे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करना सीखते हैं, अदरवाइज आपके बॉडी में आपकी नाभि एग्जिस्ट तो करती है ना सर, एक ऐसी पोजीशन, ठीक है, एक ऐसी पोजीशन विच लाइज इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अच्छा इसको यूज कब करना है, जब मेरे सारे मासेस एक साथ ट्रेवल करेंगे, समहाउ सारे मासेस मेरे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, समहाउ मेरे सारे मास जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर मेरे सारे मास एक साथ ट्रेवल करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरे टोटल इंडिविजुअल जो मेरा मास है और उसका जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, so I am assuming that my entire mass is concentrated at a geometrical position which is known as center of mass, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राइट। अब देखो आपका if force is applied
on center of mass of body will have linear motion. ठीक है, सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप लोगों ने सालसा सालसा डांस देखा है? सालसा डांस या बैले, पता है आप लोगों को सालसा क्या होता है, बैले क्या होता है? किसे किसे पता है? जल्दी बताओ। तो आपने सालसा डांस में देखा, सालसा डांस जो होता है वो एक किस्म का कपल डांस होता है, ठीक है। तो हाँ, तो सालसा डांस होता है, कपल डांस होता है। उसमें आप देखना वो जो अपने पार्टनर्स को होते हैं वो बड़ा उल्टा सीधा घुमाते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। ऐसा लगता है बॉडी में मतलब हड्डियां ही नहीं। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखो कि तो जितना भी घुमाना होता है, ठीक है, जितना भी वो रोल करते हैं इधर उधर, ठीक है, वो सब कमर को पकड़ के किया जाता है। इमेजिन करो कभी गले को पकड़ के कर दे तो क्या हो, गला टूट जाए, राइट। आपने कभी सोचा आपकी बॉडी का जो कमर कमर के आसपास ही हमारी नाभि होती है, ठीक है, हम जब मूव करते हैं, हम पैदल चलते हैं, ठीक है, तो आपके जो पांव है वो कमर के नीचे दिए हुए हैं और वो आपके अपर बॉडी को बैलेंस करके चलते हैं। अगर मान लो मेरे पांव थोड़ा और नीचे से शुरू होते, नाभि थोड़ी ज्यादा ऊपर होती, तो मैं पैदल चल ही नहीं पाता, मेरी बॉडी डिसबैलेंस्ड हो जाती, सिमेट्रिक नहीं होती। हर बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड में सिमेट्रिक होती है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास के आसपास अगर आपने किसी को कमर पे धक्का दिया तो वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी को ऊपर धक्का दिया, सिर से धक्का दिया, तो आप देखना वो उसकी अपर बॉडी नीचे झुक जाती है, क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास से थोड़ा दूर लगाया फोर्स। सेंटर ऑफ मास नाभि पे, तो वो लुढ़काने की कोशिश करेगा उसे। क्यों लुढ़केगा वो हम लोग फर्दर रोटेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं या खेला है या फुटबॉल देखा होगा, ठीक है, क्रिकेट या फुटबॉल, राइट। आपने फुटबॉल में ना कुछ शॉट देखे होंगे, या क्रिकेट में जैसे हम लोग स्विंग कराते हैं बॉल को, या फुटबॉल में हम लोग देखते हैं जैसे ये मेरा गोल पोस्ट है, राइट, और यहां से कहीं से ना कॉर्नर शॉट लिया जाता है। जब कॉर्नर शॉट मारता है ना आपका फुटबॉलर, तो ये बॉल आपकी स्विंग करती हुई गोल के अंदर चली जाती है। तो यहां पे मुझे पता है बॉल के बीचों बीच उसके सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास है, तो वहीं से मैं डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे उसको किस तरीके से, कहां मैं किक करूंगा कि बॉल रोटेट करते हुए जाएगी। मतलब आई शुड नो वेयर द सेंटर ऑफ मास लाइज। आपने सुना होगा रिवर्स स्विंग, हवा में ही बॉल को स्विंग करा लिया जाता है। तो बॉल को जब हम लोग फेंकते हैं, फेंकते समय हम बॉल को अपने फिंगर से घुमा के फेंकते हैं, तो उसको सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही घुमाया जाता है। आपने जगलिंग करते हुए देखा होगा चीजें, दो तीन बॉल को एक साथ वो हाथ पे जगलिंग करते हैं। अब भी ट्राई करके देखना, दो तक तो आप भी कर लोगे आराम से, तीन भी शायद कर लो, मैनेज कर लो। लेकिन अगर आप बॉल को सीधा सीधा फेंकोगे तो जगलिंग नहीं कर पाओगे। आपको ना थोड़ा उसको रोटेट करना पड़ता है। रोटेट करके हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट पाथ क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम एक कांस्टेंट पाथ क्रिएट करते हैं। वो पाथ किसका होता है, वो सेंटर ऑफ मास का होता है। वो कांस्टेंट पाथ ऐसा क्रिएट होता है कि मेरे को पता होता है कि भैया मैंने यहां से फेंका है, अब वो थोड़ी देर बाद मेरे को इसी पोजीशन पे मिलने वाली है। डेफिनेटली जो जगलर है वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, बट वो प्रैक्टिस से ये चीजें सीखता है। बट इसके पीछे की फिजिक्स है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है कि हम लोग एक कांस्टेंट पाथ क्रिएट कर रहे हैं, जो पाथ को हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, राइट। आप नॉर्मली बॉल को सोचोगे कि मैं सीधा सीधा फेंक के कर लूं, नहीं, आपको थोड़ा उसको स्विंग करना पड़ेगा, हल्का सा आप पूरा रोटेट करते हुए, स्पिन करते हुए फेंकोगे तभी आप जगलिंग कर पाओगे, ठीक है। और आपको ना सबका एक पाथ डिसाइड करना पड़ेगा। आपने देखा होगा एक साथ वो 10 बॉल को जगलिंग नहीं करता, पहले एक से शुरू करता है, फिर दूसरी लेता है, फिर धीरे धीरे तीसरी लेता है। वो क्या करता है, वो एक एक का पाथ सेट कर रहा होता है। उसके बाद उसे पता होता है कि मेरी ये बॉल इतने देर बाद मेरे हाथ में आएगी, दूसरी बॉल इतने देर बाद आएगी, उसी हिसाब से अपनी मूवमेंट को वो
मेंटेन करता है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, राइट। अब हम लोग आते हैं सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन। अच्छा, सेंटर ऑफ मास में हम क्या निकाल रहे हैं? पोजीशन निकाल रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की यूनिट क्या मिलेगी आपको? सेंटीमीटर या मीटर मिलेगी, ठीक है। ये पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, या हमारे केस में हम लोग बोलेंगे रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम एक रेफरेंस फ्रेम डिसाइड करेंगे पहले, किसी भी सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के पहले हम रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करेंगे, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, फटाफट हैंड रेस करके बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन पे, सेंटर ऑफ मास कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा अलग है बताने का, मेरे सिस्टम से पढ़ो तो ज्यादा फायदा होगा। देखो, हम लोग दो तरीके के मास को जानते हैं, ठीक है। मास हमारा दो टाइप से होता है। पहला होता है आपका पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब वहां पे हम मास को डिफाइन करते हैं, शेप एंड साइज डिफाइन नहीं करते। और दूसरा आपका होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास, जहां पे शेप में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैं बोलूंगा स्फीयर, अ बॉल स्फेरिकल इन शेप ऑफ आर रेडियस ऑफ मास एम। तो जो मास है वो पूरे एक स्फेरिकल शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड, कोन, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कोन शेप, ठीक है, राइट। और पॉइंट मास क्या होता है? जैसे हम लोग अभी आज तक डिफाइन करते हैं, हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा, वर्क फॉर एनर्जी पढ़ी, हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, लिख देते हैं एम, वो पॉइंट मास, जिसका शेप एंड साइज हम डिफाइन नहीं करते, ठीक है। तो पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास देखेंगे इन केस ऑफ पॉइंट मास, इन केस ऑफ पॉइंट मास। ये जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है इन केस ऑफ पॉइंट मास ही यूज होने वाला है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं टू बॉडी सिस्टम। मान लो आपका एक मास m1 है और इससे कनेक्टेड दूसरा मास m2 है। मैंने, देखो, सेंटर ऑफ मास निकालना कब है हमें? जब मेरे दोनों मासेस को एक साथ मूव करना है, वो समहाउ कनेक्टेड है किसी तरीके से, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका है r, या x ले लेते हैं, चलो x। ये x एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं, सीधा सीधा सा है, ठीक है मामला। ध्यान से देखना, यहाँ पे शेप पोजीशन बहुत मैटर करेगा। सेंटर ऑफ मास जो है आपका वो एक तरीके से मैथमेटिकल ज्यादा है, फिजिक्स इसमें कम लगती है, कैलकुलेशन ज्यादा है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? स्टेप नंबर 1, मुझे रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना है। तो मैंने ओरिजिन जो है ना वो ले लिया किस पे? पहले मास के ऊपर ही, ठीक है। पहले मास के ऊपर मैंने ओरिजिन ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, राइट, अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मास के ऊपर मैंने ओरिजिन ले लिया। तो अब देखो क्या हो गया कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो पुट करते हैं सेंटर ऑफ मास का, तो क्या हो जाएगा? देखो m1x1, तो x1 तो खुद ओरिजिन पे है तो जीरो हो गया, तो m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया? m2x बाई m1 प्लस m2। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास। अब इसके अंदर मेरे को मान लो यहाँ y कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x0, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पहले मास लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखो मास m1 m2, फिर इनका x कोऑर्डिनेट लिखो। m1 का x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। m2 का x कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट लिखो। तो m1 का y कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0, m2 का भी 0।
तो अगर मेरे को y निकालना है, y cm निकालना है, तो क्या हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y cm क्या आएगा आपका m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू जीरो बाई m1 प्लस 2। तो इस पर्टिकुलर केस में y cm क्या आ गया आपका 0, राइट। आप लोग भी जैसे मैं बता रहा हूं प्लीज ऐसे ही नोट्स बनाना, किताबों में ऐसे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे तो आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू। राइट, आपको ऐसे ही करना है हर सेंटर ऑफ मास में काम। इसका मतलब कि आपका सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राइट। सपोज करो मैंने बोला कि m1 जो है मेरा ये 2 kg, m1 इज इक्वल टू 2 kg, और इसके साथ में रखा हुआ है m2। m2 जो है मेरा वो हो गया आपका 5 kg। अब वैल्यू ओरिजिन यही ले लिया और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 10 इंटू 0 हो गया। तो XCM कितना हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो XCM कितना हो गया आपका m1 मतलब 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 10 बाई 2 प्लस 5। तो कितना हो गया ये 50/7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 50/7 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। यहाँ कहीं आएगा। ये मेरा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई, ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी आपका 2020 के नीट में आया हुआ, दो मास दिया उसका सेंटर ऑफ मास निकालना आपको बोला। दो मास देके आपको क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ मास निकालो। क्लियर है? ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है क्या, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? फटाफट से कर टाइम वेस्ट कर दो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपका सेंटर ऑफ मास ना भारी वाले मास की तरफ है, 5 kg वाले की तरफ आपका सेंटर ऑफ मास ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या शिक्षा मिली कि सेंटर ऑफ मास विल बी टूवर्ड्स हैवियर मास, ठीक है। अगर मान लो मैंने इस तरीके से लिया, सपोज करो ये m1 ये m2, ठीक है। m1 की वैल्यू हो गई 5 kg, m2 की वैल्यू हो गई 2 kg, बीच का डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। इसे कर दिया हमने 0 0, ठीक है। अब मुझे निकालना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, आपको कैसे करना है, m1 m2 कोऑर्डिनेट लिख दो पहले इनके, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट तो आपका 0 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका 10 0 हो गया। तो देखो ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 2। m1 की वैल्यू हो गई 5, m2 की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। x भी 0 y भी 0, x यहाँ पे 2 का आ गया 10, इसका 0, राइट। अब अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m। तो m1 की वैल्यू हो गई आपकी 5 इंटू 0
प्लस 2 × 10/5 + 2, तो ये हो गया 20/7। ये समवेयर अराउंड आएगा 2.9 सेंटीमीटर, 2.9 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो देखो अगेन ये हैवियर मास की तरफ आ रहा है, 5 केजी हम लिया हम तो 5 केजी की तरफ आ रहा है, राइट। वैल्यू चेंज हो रही लेकिन उसका जो इंक्लिनेशन है वो हमेशा हैवियर मास की तरफ ज्यादा है, ठीक है। अगर मान लो आपका इफ बोथ masses आर सेम, सपोज करो ये भी m है और ये भी m है, पहला काम रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करो, ठीक है। तो अब यहाँ का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो गया, सपोज करो ये आपका x है, तो ये हो गया x0। इस केस में आपका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, xcm। देखो मैं y नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि y हर जगह आपको 0 मिलने वाला है, हम लोग x एक्सिस पे काम कर रहे हैं तो हमें x एक्सिस पे ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका m इंटू 0 प्लस m इंटू एक्स अपॉन m प्लस n, तो ये हो गया m इंटू एक्स अपॉन 2m, m से m कैंसिल, तो xcm कितना हो गया x/2। मतलब इफ बोथ masses आर सेम, सेंटर ऑफ मास will lie at the center। सेंटर ऑफ मास आप कभी भी निकालोगे, क्वेश्चन में भी आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो आपको ये बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, राइट, किसके रेस्पेक्ट में आप निकालना चाहते हो। तो देखो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला बनाया है किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, ये m1 के रेस्पेक्ट निकाला है, ठीक है, m1 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो m2 इंटू एक्स बाई m1 प्लस m2। सपोज करो आपको m2 के रेस्पेक्ट में निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू m2 निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट m2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला आपका आ जाएगा, m2 की जगह m1 आ जाएगा, m1 x अपॉन m1 प्लस m2 होगा। ये आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि किसके रिस्पेक्ट में आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में वो पूछेगा किसके रिस्पेक्ट में आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए। समझ में आ रही बात। यहां तक क्लियर है क्या। 2 मास सिस्टम अच्छे से क्लियर है, 2 मास के बीच में सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो 2 मास सिस्टम हमें क्लियर है अच्छे से। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, कि अगर मान लो कि आपका जो 2 मास सिस्टम है वो अगर इस तरीके से लगाओ वर्टिकली, तब क्या हो जाएगा, तो इसको हमने 0 0 ले लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 y, इसके बीच का डिस्टेंस y है। तो जो अभी x के लिए चल रही थी सारी कहानियां वो y के लिए आ जाएगी, y सेंटर ऑफ मास आपको मिल जाएगा m2 y बाई m1 प्लस m।
विद रेस्पेक्ट टू क्या हो गया, ये m1 हो गया। विद रेस्पेक्ट टू m2 क्या हो जाएगा, m1y बाई m1 प्लस m2, राइट। क्लियर है, सबको समझ में आ रही बात है सेंटर ऑफ मास की। बेटा इसको ध्यान से समझना, ये ज्यादा कैलकुलेशन वाली चीज है, और ये पार्ट आपका, एक्चुअली ये पार्ट आपका सिलेबस के हिसाब से, जो एनसीईआरटी हिसाब से रोटेशन का पार्ट है, हम इसे एक पूरा चैप्टर मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके स्कूल एग्जाम में आएगा तो ज्यादा क्वेश्चन आपके सेंटर ऑफ मास से आते हैं, क्योंकि बाकी रोटेशन और ज्यादा टफ है, उससे कम क्वेश्चन आते हैं स्कूल के लेवल, ज्यादा क्वेश्चन आपके सेंटर ऑफ मास से मिलते हैं। ये इजी पार्ट है, कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। अब देखो हम लोग थ्री मास सिस्टम पे चलते हैं। कितने मास सिस्टम पे चलते हैं, थ्री मास सिस्टम पे चलते हैं, राइट। कौन से मासेस की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, यानी कि मास तो है लेकिन उसका कोई इंडिविजुअल शेप एंड साइज नहीं, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट मासेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड। टू मास मतलब दो पॉइंट मास एक दूसरे से कनेक्टेड। थ्री मास मतलब तीन मास एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है। तो हम लोग ले लिए तीन मास ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं मासेस इक्वल ले रहा हूँ, जानबूझ कर ले रहा हूँ, अलग अलग हो तो आपको पता है क्या करना है। लेटस से तीनों का मास m, राइट, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इन तीनों की साइड भी सेम, ए ए एंड ए। अब सबसे पहला काम क्या करना है, अगर मुझे ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना है। तो किसी भी एक मास को ही ले लो रेफरेंस पॉइंट। अब ये हो गया 0 0। अब आपको क्या करना है, दूसरा इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना है तीनों पॉइंट के, ठीक है। तीनों पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ये कितना हो गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, बी वाले का एक्स कोऑर्डिनेट पे, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। तो देखो ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो 0, और एक्स कितना हो गया, 0 से यहां तक की डिस्टेंस ए, तो ए 0 हो गया इसका कोऑर्डिनेट, राइट। अब मुझे इस सी वाले का लिखना है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मास एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो वर्टिकल यानी कि वाई, वाई का ये हो गया ना, ये हो गया इसका वाई, और ये हो गया इसका एक्स, सी वाले पॉइंट के लिए। एक्स कितना हो गया, ए cos 60, वेक्टर पढ़ चुके हो, इतना समझ में आना चाहिए, एंगल के साइड वाला हमेशा cos रहेगा, और उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, sin 60। तो कोऑर्डिनेट आ गया। फिर मैंने आपको क्या बोला, आप टेबल बना लो, ठीक है। आप तीनों मास लिखो, ए पॉइंट का मास है m, बी पॉइंट का मास है m, सी पॉइंट का मास है m। इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखो तीनों का, तो ये हो गया 0 ए पे, बी पे ए, और ये हो गया a cos 60। a cos 60 मतलब a बाई 2, cos 60 1/2 होता है। अब इसका y कोऑर्डिनेट लिखो, y कोऑर्डिनेट देखो, इसका तो 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, इसका हो गया a sin 60, यानी √3a/2, राइट। एक cos 60 हो गया, a sin 60 हो गया। अब आपको क्या करना है, x कोऑर्डिनेट लेना है, xcm, तीन मास है, तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, और YCM क्या हो जाएगा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 प्लस m3, तो xcm कितना हो गया आपका? ठीक है, m1 x1, तो करते जाओ यहाँ पे x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते जाओ, m इंटू 0 प्लस m इंटू ए प्लस m इंटू ए बाई 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n प्लस n। YCM क्या हो जाएगा? y से कर लो तो m इंटू 0, देखो इसको और y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है, इसको और y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है, प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू √3a/2 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो XCM आपका कितना हुआ? ma प्लस ma/2, तो ये हो जाएगा आपका 3ma/2 डिवाइडेड बाई 3m, ये 3m कैंसिल, ये आ गया a/2, और YCM कितना आ गया आपका? √3ma/2 डिवाइडेड बाई 3m, ये m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया a/2√3, तो आपका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? XCM YCM, राइट। तो कितना हो गया ये? a/2 एंड a/2√3, ठीक है, यहां कहीं पे आएगा, राइट। अगर ये तीनों मास इक्वल है उस केस में ये सेंट्रॉइड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तीनों मास इक्वल हैं तो आपको सेंटर ऑफ मास किसका मिलेगा? सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? सेंट्रॉइड पे मिलेगा, राइट। सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक पॉइंट है ना, इसका हम यूज करेंगे मोशन में आगे, ये कुछ भी नहीं दिखा रहा। सर अगर सेंटर ऑफ मास इसका एंट्रॉइड पे होगा तो इसका मोशन कैसे होगा? मुझे नहीं पता। सेंटर ऑफ मास से मोशन की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सेंटर ऑफ मास अगर फोर्स लगने के बाद पता लगेगा सेंटर ऑफ मास क्या बिहेव करने वाला है। सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक पॉइंट है। तीसरी चीज एक और देखो यहाँ पे, इस केस में जब हमने 3 मास सिस्टम किया तो एक और चीज यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये स्पेस में आ रहा है। देखो m यहाँ पे है, इससे ये बॉडी कनेक्टेड है, ठीक है, इससे ये बॉडी कनेक्टेड है, कनेक्टेड हो किसी भी तरह कनेक्टेड होगी, ऐसे एक पतली सी रॉड लगा कनेक्ट कर दी, ठीक है, रॉड का मास एकदम मासलेस है, यहाँ से एक रॉड लगा है और यहाँ से एक रॉड लगा है, ठीक है। ये रॉड का ज्यादा वजन नहीं है, इसका हम लोग मास इग्नोर कर रहे हैं, बट सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं मिल रहा है। तो हम ये भी बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास लाइज, lie, not always, can lie आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर भी, आउटसाइड द सिस्टम कर सकते हो, बॉडी मतलब सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास आपका बॉडी के सिस्टम के बाहर भी लाई कर सकता है, जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही। अब देखो हम जब हमारा सेंटर ऑफ मास नाभि पे है, कब? जब हम सीधे सीधे खड़े, सपोज करो आप शूज पहन रहे हो, खड़े हो, बैठ के नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास, हम लोग पहनते हैं ना कई बार झुक के शूज पहनते हैं, शूज खुला है, लेस बांध रहे हैं, झुके हुए, उस समय सेंटर ऑफ मास है ना बाहर लाई कर रहा है, उस समय हमें गिराना सबसे आसान होता है, कोई हल्का सा पुश करे तो हम गिर जाएंगे। अगर आप सीधे खड़े हो, आपको कोई धक्का देता है तो आप लड़खड़ाओगे जरूर, लेकिन गिरोगे नहीं गिरोगे ये डिपेंड करेगा धक्का कितना तगड़ा है। लेकिन अगर आप शूज पहन रहे हो, झुके हुए हो, तो आपका सेंटर ऑफ मास आपकी बॉडी के बाहर लाई कर रहा है, उस समय नाभि पे नहीं, राइट। सेंटर ऑफ मास पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है ना, तो पोजीशन चेंज कर दिया आपने, झुके हुए, अपर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं आपके नाभि के आसपास आ रहा होगा, लोअर बॉडी का कहीं घुटने के आसपास आ रहा होगा, दोनों का वेक्टर सम देखोगे कहीं बीचों बीच आएगा। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें गिराना सबसे इजी होता है, हल्का सा भी कोई पुश करेगा हम गिर जाएंगे, राइट। तो हमारी जो, याद करो लास्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने आपको छोड़ा था स्टेबिलिटी, न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, स्टेबल, तो मैंने आपको क्या बोला था
इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके पहले बहुत सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हाउ डज शेप मैटर्स, शेप से फर्क क्या पड़ता है। तो शेप मैटर का सबसे पहला क्या है, पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास होता कहां है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो, कितने लोगों को ये बात समझ में है? सपोज करो 4 मास सिस्टम। अब देखो, अगर मैं ये चारों मास को इक्वल ले लूं, ठीक है, लेट अस कंसीडर अ शेप ऑफ अ स्क्वायर। बिना दिमाग लगाए मेरे को फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, अगर चारों मास इक्वल होंगे तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये 0 0। अगर चारों मास इक्वल होंगे तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, सब निकालने का तरीका, तो फॉर्मूला मत बोलो, निकालने का तरीका, दैट इज नॉट अ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कहां से आया वही मैंने बता दिया, मोमेंटम से, मोमेंटम कॉन्सेप्ट से। और वापस इसको हम लोग अभी मोमेंटम से कोरिलेट करेंगे। अभी तो सेंटर ऑफ मास की स्टैटिक सीख रहे हैं ना, सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अभी डायनेमिक सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, बॉडी कर रही है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो सब भी देखेंगे। बिल्कुल सही, अगर मान लो हमने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर सबके मासेस सेम कर दिए, ठीक है, सबका मास अगर सेम है तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? दिव्यांश, स्पिता, रिया, जल्दी बताओ। डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे, बिल्कुल सही। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 a/2, राइट। तो हम यहाँ पे इसलिए सबका मास हम सेम नहीं लेते, मास अलग अलग कर देते हैं। ये m हो गया, ये 2m हो गया, ये 3m हो गया, और ये 4m हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, सबके कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो इसे हमने बोला a, इसे बोला b, इसे बोला c, इसे बोला d। तो ए का कोऑर्डिनेट तो 0 0, उसको हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ए को ही हमने रेफरेंस लिया। पहला काम क्या होता है, हमेशा रेफरेंस डिसाइड करना। अब सबके कोऑर्डिनेट लिखना है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अच्छा, कोऑर्डिनेट का मास से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कोऑर्डिनेट में। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखो, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? a 0, ठीक है। एक्स है खाली, वाई तो है नहीं यहाँ पे। सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? देखो, एक्स का डिस्टेंस a, वाई का डिस्टेंस भी a, तो a। डी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? देखो, ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स तो 0 हो गया, वाई क्या हो गया आपका? स्क्वायर है, तो a डिस्टेंस पे है तो 0 a। अब मैंने क्या बताया, अगली चीज आपको टेबल बनानी है, सारे मास लिखने हैं। m, ए वाला जो था वो था m, बी वाला जो है वो है 2m, सी वाला जो है वो है 3m, एंड डी जो है वो है आपका 4m। इसके बाद आपको क्या करना है, इनके x और y कोऑर्डिनेट लिखने हैं, लिख दो। तो a का x कोऑर्डिनेट 0, a का y कोऑर्डिनेट भी 0, b का x कोऑर्डिनेट a, y 0, c का x भी a, y भी a, d का x 0, y a, राइट। अब आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। कितने मास है? 4 मास सिस्टम है, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब करते जाओ, देखो क्या हो जाएगा, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू a प्लस 3m इंटू a प्लस 4m इंटू 0 डिवाइडेड बाई m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास कितना हो गया आपका? देखो, ये हो गया 2ma और 3ma, ये हो गया 5ma डिवाइडेड बाई 10m, ठीक है। तो कितना आया? ये a/2 आया।
राइट। अब वाई देखो क्या हो जाएगा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, m इंटू जीरो प्लस 2m इंटू जीरो प्लस 3m इंटू ए प्लस 4m इंटू ए डिवाइडेड बाय m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट कितना आया आपका, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, 3 प्लस 4 7ma डिवाइडेड बाय 10m, m से m कैंसिल, कितना आ गया आपका 7a/10। तो आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, सेंटर ऑफ मास मतलब कहां पे आ गया, a/2 एंड 7a/10 पे आ गया। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। मैं सेंटर ऑफ मास को आपके कैसे करवा रहा हूं, मैं सेंटर ऑफ मास को जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं एज ए कॉन्सेप्ट ही कन्वर्ट कर देता हूं, आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका, ठीक है। मैं आपको एज ए कॉन्सेप्ट ही नोट्स बनवा देता हूं, इसको रट लो। स्पेशली बायोलॉजी वालों, ना फिजिक्स समझ में आती, मेरे नोट लो, 45 क्वेश्चन की मेरी गारंटी, 40 प्लस तो मैं गारंटी लेने को तैयार हूं अगर खाली मेरे नोट्स रट लेते हो। इसके बाहर आपके नीट का नहीं आता, रेंज नहीं है क्वेश्चन। आपको इसको एज ए कॉन्सेप्ट रट लो, सारे क्वेश्चन बनेंगे, राइट। संडे आपका टेस्ट डे है इस बार, ठीक है, इस बार संडे को क्लासेस नहीं होंगी, संडे को सिर्फ टेस्ट होंगे, राइट। संडे जो डे है आपका वो टेस्ट डे है, ठीक है। वर्क पावर, फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी मैं अभी से बता दे रहा हूं आपको, सिलेबस। फिजिक्स, वर्क एनर्जी, केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि पिछले बार बहुत से लोगों ने दिया नहीं था, अब इस बार भी नहीं दोगे तो मैं टेस्ट बंद कर दूंगा। मैथ्स, कॉम्प्लेक्स एंड बायो, बायोटेक्नोलॉजी, राइट। ये है आपका सिलेबस। सैटरडे नाइट तक में सारे टेस्ट अपडेट होंगे, संडे आपको चारों टेस्ट आपको संडे ही देंगे, संडे को क्लास नहीं रखेंगे, संडे इवनिंग तक में। और मैं संडे का दिन मॉर्निंग, मतलब संडे मॉर्निंग ओपन होगा और संडे नाइट में मैं आपको बंद कर दूंगा, चारों आपको उसी दिन दूंगा, राइट। बायो का आपको कौन सा चैप्टर था अगला, यही था ना शायद, यही पढ़ा ना आपने, कौन सा पढ़ा, जो भी अगला पढ़ा है वही।